इसमें एक प्रॉपर्टी क्या थी देखिए, दे ऑलवेज फॉर्म दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉर्म क्लोज लूप, ये क्लोज लूप फॉर्म करती है। इसका मतलब ये है कि देखिए, अगर यहाँ पे अगर आप ढंग से देखोगे तो मैंने आपको दिखाया, देखो किस तरीके से कि अगर ये फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे निकल रही है, नॉर्थ पोल से निकली बाहर, साउथ पोल में एंटर हुई, तो साउथ पोल में एंड नहीं होती, साउथ पोल से क्या होती है फिर अंदर इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। इसका मतलब ये क्लोज लूप फॉर्म करती है, ये लूप्स फॉर्म करती है। लूप्स का मतलब ये भी होता है कि दे सर्कुलेट, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ध्यान देना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलेट्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कुलेट नहीं करती। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कुलेट नहीं करती थी। यहाँ पे देखिए दिखा देता हूँ, ठीक है, नहीं वापस जा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो मैंने पिछली बार आपको बताया था। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सर्कुलेट करती, इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलेट नहीं किया करती। इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या केस था, अगर पॉजिटिव चार्ज से निकलती थी और नेगेटिव चार्ज में एंड अप हो जाती थी। सर्कुलेट कब होता, सर्कुलेशन तब होता अगर पॉजिटिव से निकलती नेगेटिव में एंड होती, और अगर नेगेटिव से निकलती, फिर ऐसा भी हो जाता, अगर ऐसा हो जाता कि नेगेटिव से निकलती और पॉजिटिव में एंड हो जाती, तो फिर एक तरीके से मैं ये बोल सकता था कि ये सर्कुलेट कर रही है, तो चार्ज के अंदर क्या हो रहा होगा, चार्ज के अंदर कुछ ऐसा हो रहा होगा, चार्ज के अंदर कुछ ऐसा हो रहा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। हमें पता है ये वाला पार्ट जो है ये रॉन्ग है, ये गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी सर्कुलेट नहीं करती है, ठीक है ना। मैथमेटिकली इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, मैथमेटिकली मतलब मैथ्स का यूज करके हम कैसे, या फिजिक्स में इसे कैसे बताते हैं। देखिए, देखने में तो सही है, मैंने दिखा दिया आपको, और आपको पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलेट कर रही है, लेकिन साइंटिस्टों को कैसे पता चला होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन सर्कुलेट नहीं करती है, सर्कुलेट करती है मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सर्कुलेट नहीं करती। तो मैग्नेट साइंटिस्टों ने क्या किया, एक टर्म निकाली, दैट इज कॉल्ड सर्कुलेशन। ध्यान देना, सर्कुलेशन ऑफ फील्ड, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। फिजिक्स में ये यूज किया जाता है, आप आगे चल के फिजिक्स अगर आप पढ़ते हो ग्रेजुएशन में, तो कोई भी फील्ड सर्कुलेट कर रही है कि नहीं, ठीक है ना, अगर कोई फील्ड सर्कुलेट कर रही है या नहीं कर रही है, वो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आप एक टर्म है दिस इज कॉल्ड सर्कुलेशन ऑफ फील्ड, ठीक है ना, आप सर्कुलेशन निकालोगे, बेटर ये है, मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, सर्कुलेशन ऑफ फील्ड, इसे बोल देते हैं सर्कुलेशन ऑल्सो, ठीक है ना, सर्कुलेशन। तो अगर ये नॉन जीरो आए, आप सर्कुलेशन ऑफ फील्ड निकालोगे, ठीक है ना। अब सर्कुलेशन ऑफ फील्ड मैं अभी बताऊंगा कि होता क्या है, ठीक है ना, बट यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 2 पॉइंट मैं यहाँ पे लिख दूंगा, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ही आ जाएगा, इफ द सर्कुलेशन ऑफ फील्ड इज जीरो, मान लो जीरो आ जाए, आपने कैलकुलेट किया, अभी मैं बताऊंगा बेसिकली क्या होती है, ठीक है। अगर ये जीरो आ जाती है तो आप एकदम बोल दोगे कि फील्ड सर्कुलेट नहीं करती, दैट मीन्स फील्ड्स आर, फील्ड आर मतलब किसी भी फील्ड का सर्कुलेशन अगर जीरो आता है, तो इसका मतलब क्या है, दैट मीन्स फील्ड इज नॉट सर्कुलेटिंग। तो फिर आप बोलोगे सर वो फील्ड कर क्या रही होगी, अगर वो सर्कुलेट नहीं कर रही तो वो क्या कर रही है, तो वो दो ही चीज कर सकती है, ध्यान देना, दो ही नहीं बल्कि एक चीज और कर, सर्कुलेशन के अलावा और क्या कर सकता है, दैट मीन्स फील्ड इज नॉट सर्कुलेटिंग, और मैं ये बोल सकता हूँ दैट फील्ड इज ईदर कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। ध्यान से समझना इस चीज को, यहाँ पे बना के भी दिखाऊंगा, ठीक है ना, मैं पॉइंट्स लिखा रहा हूँ, लेकिन
समझने की जरूरत है एकदम। अगर न्यूमेरिक मैंने अगर डेरिवेशंस कराना स्टार्ट किया तो आप पहली बात तो कुछ समझ ही नहीं पाओगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है ना, क्योंकि बुक्स में क्या है ये सब दिया नहीं होता। इसमें कुछ, हाँ एनसीईआरटी की थ्योरी में पढ़ोगे तो थ्योरी में बहुत अच्छी तरीके से इसको दिया हुआ है, एनसीईआरटी की थ्योरी में दिया हुआ है। या एच सी वर्मा पढ़ोगे तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। बाकी जनरली एच सी क्या बोलते हैं, अब अरोरा पढ़ोगे, एस एल अरोरा, उसमें या बाकी कोई भी प्रदीप कॉम्प्रिहेंसिव कुछ भी पढ़ोगे उसमें ज्यादा कुछ दिया नहीं होता, डेरिवेशंस करवा देते हैं बस। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ, बेटर ये है, मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। तीन चीजें मैं बनाऊंगा, ठीक है ना, ध्यान देना, मुझे मुझे बताना कि ये किसकी फील्ड थी, आप मुझे बताओगे धीरे धीरे, ठीक है। ये किसकी फील्ड लाइंस थी, बताएगा कोई? ये कौन सी फील्ड है पहले तो ये बताओ। इज इट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड? यस, हाँ ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है ना। क्या ये सर्कुलेट कर रही हैं? दिख रहा है सर्कुलेट होती हुई? सर्कुलेट मतलब लूज पॉइंट कर रही है क्या? नो सर। नहीं कर रही ना, साफ साफ दिख ही रहा है। तो ये क्या कर रही है? अगर ये सर्कुलेट नहीं कर रही तो ये क्या कर रही है? ये क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है ना। तो ये क्या कर रही है? डाइवर्ज कर रही है, एक दूसरे से डाइवर्जिंग है। तो आप क्या बोल सकते हैं, दिस फील्ड इज डाइवर्जिंग। ये डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। इट इज नॉट सर्कुलेटिंग, ठीक है ना, सर्कुलेट नहीं कर रही, ठीक है। अब एक और बना देता हूँ, देखिए एक और बनाता हूँ। ये है नेगेटिव चार्ज, इसकी फील्ड कैसी आती थी? इसकी फील्ड लाइंस अंदर आती थी, अगर आपको याद होगा। क्या ये सर्कुलेट कर रही हैं? ये नो कन्वर्ज सर। कर ये कन्वर्ज कर रही हैं। these field lines are converging, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कन्वर्जिंग है, ठीक है ना, ये कन्वर्ज कर रही है। और अगर मैं इसकी बात करूं, ध्यान देना, इसकी बात करता हूँ, ठीक है, इसकी बात कर रहा हूँ, देखिए ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट अंदर की तरफ जा रहा है। अगर आपको याद होगा तो इसमें जो फील्ड लाइंस आती हैं वो कैसी आती हैं, लूप्स फॉर्म करती हैं। तो थोड़ा बैकग्राउंड ना आप ऑफ कर दीजिए अपना। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो पता चलता है आपको कि ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, दिस इज अ करंट कैरिंग वायर। जिसमें करंट कहाँ है, अंदर जा रहा है। और अंदर जा रहा है तो आप बता सकते हो कि इसकी फील्ड लाइंस कैसी होंगी, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्या ये सर्कुलेट कर रही हैं? कर रही हैं, दिख रहा है साफ साफ कि आर सर्कुलेटिंग। तो मैं बोल सकता हूँ, इससे मुझे पता चला, दिस फील्ड द व्हेन फील्ड इज डाइवर्जिंग इट इज नॉट सर्कुलेटिंग, इट इज नॉट सर्कुलेटिंग। व्हेन फील्ड इज डाइवर्जिंग इट इज नॉट सर्कुलेटिंग। तो अगर ये सर्कुलेट नहीं कर रही है, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूँ इट्स सर्कुलेशन इज जीरो। ये इन दोनों केस में हो रहा है, ठीक है ना, व्हेन ये इन दोनों केस में हो रहा है, ठीक है, इन दोनों केस में हो जाएगा। जब फील्ड ना तो डाइवर्ज फील्ड डाइवर्ज कर रही है या कन्वर्ज कर रही है तो वो सर्कुलेट नहीं कर सकती, और सर्कुलेट नहीं करती तो इसका मतलब उसका सर्कुलेशन जीरो होगा। कौन सा सर्कुलेशन, जो मैंने ऊपर अभी लिखा है, मैं भी बताऊंगा सर्कुलेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, बल्कि फाइंड आउट भी करके दिखाऊंगा मैं आपको। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? यस सर।
करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, तो करंट कैरिंग वायर में जो फील्ड होती है, ऑफ कोर्स ये मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ठीक है ना। द फील्ड हियर इज सर्कुलेटिंग, ये सर्कुलेट कर रही है, तो इसका मतलब मैं सीधा बोल सकता हूं इट्स सर्कुलेशन इज नॉन जीरो, नॉन जीरो, एक नॉन जीरो नंबर आएगा, क्योंकि ये सर्कुलेट कर रही है, और सर्कुलेट कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है इसका सर्कुलेशन नॉन जीरो आएगा। तो साइंटिस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं कोई फील्ड सर्कुलेट कर रही है कि नहीं कर रही है? वो सर्कुलेशन फाइंड आउट करते हैं, और सर्कुलेशन फाइंड आउट करते हैं तो दो ही पॉइंट बनते हैं। इफ द सर्कुलेशन ऑफ फील्ड इज जीरो, मान लीजिए वो फील्ड का सर्कुलेशन जीरो आ गया, तो वो झट से बोल देंगे कि सर्कुलेट, ये जो फील्ड है ये सर्कुलेट कर रही है, फील्ड लाइंस जो है इसकी सर्कुलेट कर रही है, या फील्ड सर्कुलेट कर रही है। जैसे यहाँ पे लिखा इफ द सर्कुलेशन ऑफ द फील्ड इज जीरो, मतलब ये अब सर्कुलेट नहीं कर रही है, क्योंकि इसका सर्कुलेशन ही जीरो है। तो क्या कर रही है? अगर सर्कुलेट नहीं कर रही है तो क्या कर रही है? तो फील्ड या तो कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट आएगा इफ द सर्कुलेशन ऑफ फील्ड comes out to be non-zero, circulation of field is non-zero, that means field is circulating, सर्कुलेट कर रही है। तो ये ना तो कन्वर्ज करेंगी ना डाइवर्ज करेंगी, ठीक है ना, ये सर्कुलेट करती है। अब समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? सर्कुलेशन का मतलब समझ में आया बेसिकली क्या है? यस सर। अब ध्यान से समझना, ये दो ही पॉइंट है, चलो मैं ठीक है, ठीक है, दो ही पॉइंट है। पहला पॉइंट, if the circulation of field is zero, that means the field is not circulating। तो वो क्या कर रही होंगी? फील्ड या तो कन्वर्ज कर रही होगी, डाइवर्ज कर रही होगी, बट सर्कुलेट नहीं कर रही होगी। बट इफ द सर्कुलेशन ऑफ द फील्ड इज नॉन जीरो, अगर नॉन जीरो आ जाता है तो मैं सीधा बोल दूंगा दैट फील्ड इज सर्कुलेटिंग, दैट मींस दे आर फॉर्मिंग क्लोज लूप। यहां लिख दे रहा हूं, द फील्ड आर फॉर्मिंग क्लोज लूप्स। तो इस तरीके से साइंटिस्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि सर्कुलेशन ऑफ फील्ड निकालते कैसे हैं। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्कुलेशन ऑफ फील्ड होता क्या है? इसी को एक नाम दिया जाता है फिजिक्स की टर्म में। वैसे तो सर्कुलेशन भी बोल दिया जाता है, फिजिक्स में बोला जाता है इसे लाइन इंटीग्रल ऑफ द फील्ड। मतलब अब देखो यहाँ पे टर्म्स देखो जरा, टर्म अगर आप देखोगे तो आप बेसिकली निकाल क्या रहे हो? आप इंटीग्रेट कर रहे हो किसको? फील्ड अलोंग अ लाइन। एक लाइन बनाओगे, कौन सी लाइन है? लाइन ना दो टाइप की, ऑब्वियस सी बात है, एक लाइन तो सीधी होती है, लाइन तो वैसे सीधी होती है, ये कर्व्ड लाइन होगी, ठीक है ना, कर्व्ड लाइन होगी। ध्यान से समझना इस चीज को, मैं आपसे क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सर्कुलेशन ऑफ फील्ड को क्या बोला जाता है? लाइन इंटीग्रल ऑफ फील्ड, ठीक है। और लाइन इंटीग्रल ऑफ फील्ड का मतलब क्या क्या कर रहे हो आप क्या कर रहे हो? फील्ड को इंटीग्रेट कर रहे हो अलोंग अ लाइन। तो देखिए क्या होगा, ध्यान देना, इसी को क्या लिखा जाता है? इसको ऐसे लिखा जाता है, जो फील्ड होगी वो आएगी यहाँ पे, उसको डॉट प्रोडक्ट करोगे डीएल के साथ। डीएल क्या होगा? लाइन का एक छोटा सा पार्ट। लाइन आपको जो है ना बहुत ढंग से चूज करनी है, ध्यान देना। डीएल क्या होगा? उसका छोटा सा पार्ट, उसके साथ आप डॉट प्रोडक्ट करोगे फील्ड को, यहाँ पे जो गैप है ना ये फील्ड होगा, और उसे आप इंटीग्रेट कर दोगे। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ, ध्यान से समझना इस चीज को, इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ क्या होगा? तो वो क्या होगा? ध्यान देना, क्या होगा? ई डॉट डीएल का इंटीग्रेशन अलोंग लाइन। बट लाइन आपको चूज करनी है, लाइन कैसे चूज करेंगे ये भी बताऊंगा मैं भी। ध्यान से समझना इस चीज को।
ये हो गया लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसी को क्या बोल सकते हैं, इसी को क्या बोल सकते हैं, एक और नाम दिया जा सकता है सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगेन ये बताने की जरूरत नहीं है, अगर ये जीरो आ जाता है, अगर आपने ये कैलकुलेट किया और ये जीरो आ गया तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, डाइवर्ज और कन्वर्ज। हाँ मतलब सर्कुलेट नहीं कर रही, तो डाइवर्ज या कन्वर्ज कर रही है। और अगर ये नॉन जीरो आता है तो आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर फॉर्मिंग क्लोज लूप, सीधा बोलोगे सर्कुलेट कर रही है। ठीक है, फिर वैसे ही और क्या हो सकता है, और हो सकता है लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सीधी सी बात है, ई की जगह आप क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। आ गया समझ में, ऑफ कोर्स अलोंग यस। विद। आया समझ में कि नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूँ, इसी को क्या बोल सकते हैं, सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये दो हैं बेसिकली, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं तो हमें तो इससे ही मतलब है। हाँ, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे होते तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी सर्कुलेशन आता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आती है, तो उसमें यही फाइंड आउट करते हैं। क्या बात आई समझ में कि नहीं आई। यस सर। चलिए अब एग्जाम्पल से करो, देखिए अभी मैंने कुछ भी नहीं करवाया है, बुक्स में एम्पियर सर्किटल थ्योरम स्टार्ट कर देते हैं, मैंने अभी कुछ करवाया नहीं है, मैं सिर्फ आपको सर्कुलेशन के बारे में बता रहा हूँ। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई जो मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एम्पियर सर्किटल थ्योरम आपको एकदम समझ में आ जाएगा, अदरवाइज क्या बच्चों को कंफ्यूजन नहीं रहता। हाँ ऑब्वियस सी बात है, आप डेरिवेशन तो कर ही लोगे, इतना कुछ नहीं होता, डेरिवेशन तो हर कोई कर लेता है, लेकिन पहले आपको समझ में आना चाहिए कि जब मैं एम्पियर सर्किटल थ्योरम करवाऊंगा तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, कर क्या रहे हो आप, क्या फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। बेसिकली साइंटिस्ट लोग इन सब चीजों को करते क्यों हैं, जब ये मैं चीज पढ़ा रहा हूँ तो साइंटिस्ट क्यों कर रहा है ये सब, वो फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ज्योमेट्रिकल शेप्स कैसे होते हैं, ज्योमेट्रिकल शेप्स कैसे होते हैं। जैसे हमारे लिए मेन मतलब क्या रहता है, मैंने आपको बोल दिया कि फील्ड है, फील्ड एग्जिस्ट करती है, आप बोलोगे सर शेप तो बताओ, हमें तो शेप जैसी चीजों से मतलब है, हमें ये नहीं मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है या मैग्नेटिक, आप तो ये बता दो कि शेप्स कैसे हैं उसके, लूप्स फाइंड आउट, लूप्स फॉर्म कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, कन्वर्ज कर रही है, ताकि हम बना तो सके उन्हें, तो इसलिए ये सब चीजें फाइंड आउट की जाती हैं और कुछ नहीं। ठीक है चलिए मैं आपको एक एग्जांपल से जो है कैलकुलेट करके दिखाता हूँ, वेदर कैसे पता चलेगा, देखिए एग्जांपल से करके दिखाऊंगा, ध्यान देना, ध्यान से समझना, एग्जांपल है, ध्यान देना। फाइंड आउट वेदर इन द फॉलोइंग केस फॉलोइंग केसेस, मैं कुछ केसेस बना रहा हूं, ठीक है ना, इन द फॉलोइंग केसेस द फील्ड इज सर्कुलेटिंग और नॉट। ध्यान से समझना आप इसे, ठीक है, समझने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहला केस जो है, मैं एक सिंपल सा केस लूंगा जो मैं अभी ले चुका हूं, ये है वो केस। ये किसका केस है बताएगा कोई, नॉट सर्कुलेट। पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से जो फील्ड निकलती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती थी, ऑब्वियस सी बात है। क्या ये सर्कुलेट कर रही है, नहीं कर रही ना, आप सब देख ही रहे हैं, नो तो इसका सर्कुलेशन कैसा आना चाहिए, जीरो। जीरो। जीरो, जीरो आना चाहिए, इट हैज टू बी जीरो। ठीक है, तो ये जीरो आएगा भी। देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, मैं अब एक कर्व लूंगा। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर कर्व कैसी लोगे, आप तो लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हो ना,
तो लाइन इंटीग्रल में लाइन लेनी चाहिए आपको, आप क्यू कर्व ले रहे हो, ठीक है ना। देखिए आप ध्यान देना, आपको ये निकालना है, आपको बेसिकली यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कुलेटिंग है कि नहीं। तो आप बेसिकली क्या फाइंड आउट करोगे, आप फाइंड आउट करोगे लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फाइंड आउट कर लोगे बस, और कुछ नहीं है। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन अलोंग लाइन। चलिए करके दिखाता हूं मैं। मैंने एक चीज सोची कि मुझे एक लाइन ही तो लेनी है ना, एक लाइन लेनी है, कर्व्ड लाइन लेता हूं। सबसे ज्यादा जो अच्छी लाइन है मेरे लिए, वो ध्यान देना ये है, देखिए कैसी लाइन हुई है, ये क्या है बेसिकली, मैंने क्या बनाया है, सर्कुलर लूप। एक लूप ले ली। अब ये एक हाइपोथेटिकल लूप है। जैसे आपको याद है मैंने एक गॉसियन सरफेस लिया था, कभी सुना होगा गॉसियन सरफेस लिया करते थे। यस सर। एक गॉसियन सरफेस जो था वो हुआ करता था एक हाइपोथेटिकल सरफेस, अलोंग विच मैं क्या फाइंड आउट किया करता था, क्या निकाला करता था, फ्लक्स निकाला करता था। मैं फ्लक्स निकाला करता था कि अगर उस गॉसियन सरफेस से फ्लक्स बाहर की तरफ जा रहा है तो मैं एकदम बता दिया करता था कि अंदर कुछ चार्ज रखा होगा, पॉजिटिव चार्ज रखा होगा। अगर उससे फ्लक्स अंदर की तरफ जा रहा था तो मैं क्या लिखता था, मैं लिखता था कि अंदर जो है नेगेटिव चार्ज रखा होगा। और फ्लक्स जीरो है, अगर उससे फ्लक्स जा ही नहीं रहा है, नेट फ्लक्स जा ही नहीं रहा है, तो आप क्या बोलोगे उसकी, आप ये बोलोगे कि ऐसा भी हो सकता है उसके अंदर चार्ज रखा हो बट चार्ज का जो सम होगा वो जीरो होगा। ये तीन चीजें मैंने बताई थी आपको बहुत अच्छी तरीके से। यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही है, यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही है, आपको एक लाइन लेनी पड़ेगी। अब लाइन कैसे चूज करोगे, आप कोशिश करोगे जब भी आप लाइन ले रहे हो, है ना, हाउ टू टेक अ लाइन, यहाँ पे लिख दे रहा हूं, हाउ टू टेक अ कर्व, कर्व कैसे ली जाएगी। तो यहाँ पे फिर से वही पॉइंट आ जाते हैं, आप कोशिश करोगे कि आपको ऐसी लाइन लेनी है, द लाइन या कर्व should be taken in such a way, तीन केसेस हों, देखिए इधर इसमें भी तीन केसेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर हो, ठीक है। फिर और क्या हो सकता है, ई एंड डीएल आर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू ईच अदर। मतलब आप इस तरीके से लाइन चूज करोगे। अब देखिए मैंने सर्कुलर ही क्यों ली, मैंने सर्कुलर इसलिए ली, ध्यान से समझना है इस चीज को, कि अगर मैं इस पूरी लूप को, जो मैंने लूप बनाई है अभी, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूं, देखिए क्या है, ध्यान देना, डीएल वेक्टर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। यस सर। ये जो डीएल वेक्टर्स है ना, ये जो लूप मैंने ली है, जो कर्व मैंने ली है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स हैं। डीएल वेक्टर मतलब मैंने क्या किया, जो पूरी लूप है जो मैंने बनाई है, या बेसिकली जो कर्व है मैंने जो बनाई है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स में मैंने उसे डिवाइड कर दिया, डीएल। अब अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की तरफ, देखिए, और डीएल है इस तरफ, कितना एंगल है दोनों के बीच में, 90। हाँ, तो 90 ले लिया। देखिए इस तरीके से मैंने बनाई तो 90 आ गया। देखिए तो इससे क्या होगा, मुझे ये जो इंटीग्रेशन है ना, ये इंटीग्रल ई डॉट डीएल, ये करने में बहुत इजी हो जाएगा मेरे लिए, बहुत इजी बन जाएगा मेरे लिए। अदरवाइज क्या मेरे लिए डिफिकल्ट है ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना, क्योंकि इसमें तीन चीजें हैं, ई पता होना चाहिए,
डीएल पता होना चाहिए और ई और डीएल के बीच में कितना एंगल है वो पता होना चाहिए, तभी मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, समी तो होता है ना, और कुछ नहीं होता, ठीक है ना। तो हमें एक चीज पता चली कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की तरफ एस से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर की तरफ, और डीएल है इस तरफ। इसे ना मुझे अलग कलर से शो कर देना चाहिए, ताकि मैं अलग कलर से शो कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखिए, यहाँ पे ई इस तरफ और डीएल किस तरफ है, परपेंडिकुलर है, देखिए इससे। तो ये फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा। इसीलिए मैंने क्या बनाया, क्योंकि मुझे पता है फील्ड लाइंस क्या है, डाइवर्ज हो रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। तो मेरे लिए सबसे इजी कौन सी कर्व होगी, कर्व ऐसी होगी जिसमें ई और डीएल परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो। अब बोलोगे सर आपने ऐसा ही क्यों लिया, आप कुछ और भी तो ले सकते थे, आप कुछ और भी ले सकते हो। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आर्बिट्री शेप की कर्व ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उससे भी आ जाएगा, उससे भी मैं फाइंड आउट करके बता दूंगा आपको। लेकिन मुझे लगता नहीं उससे कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि मैं इससे जो है बता रहा हूँ, इससे बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, अगर आप यहां देखते हो तो यहां पे भी देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डीएल के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो पूरे कर्व पे, चाहे आप कहीं पे भी लो, चाहे आप यहां बना दो, देखिए यहां पे, देखिए यहां पे डीएल इस तरफ और ई किस तरफ है, इस तरफ। कितना एंगल है दोनों के बीच में, 90। आया क्या समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो बताओ क्या आंसर है इसका, इसका क्या आंसर होगा, क्या होगा, देखो 0। कहीं पे भी देख लो आप, कहीं कहीं पे भी देखोगे तो ई डॉट डीएल क्या आ रहा है, ई डीएल कॉस 90। तो ई डीएल कॉस 90 ही जीरो, तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, कुछ नहीं, जीरो ही आएगा एक तरीके से। इट हैज टू बी जीरो। सो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। जीरो आ गया। इससे क्या पता चला, इससे क्या पता चल रहा है, अगर लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इसका मतलब आप क्या बोलोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट सर्कुलेटिंग, इज नॉट सर्कुलेटिंग। आया समझ में? और नॉट फॉर्मिंग क्लोज लूप। और इसे बोल सकते हैं द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। समझ में आ गया क्या मैं क्या बोला? सर हाँ बोलिए। सर आपने वो एंगल 90 क्यों लिया? हाँ बड़ी, मतलब अब आप क्या बोलोगे कि सर कुछ और लेके दिखाओ ना, ये तो आपने बोल तो दिया है 90 है, अगर मैं कोई अजीब सा जो है इस तरीके से बना लेता, अजीब सा ले लेता, तो फिर क्या होगा, है ना। देखिए मैं वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप ऐसे ले लेते, देखिए ध्यान से समझना, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, ठीक है, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। तो अब आप बोलोगे, आपके दिमाग में एकदम आएगा, आपने तो सर ये जो कर्व ली थी, ये तो सर्कुलर ले ली थी, मैं सर्कुलर नहीं लेना चाहता, मैं तो ऐसा कुछ शेप लेना चाहूंगा, देखिए ऐसा, ऐसा। क्या ये सर्कुलर है? नो सर। तो अब बताओ जरा, इसमें जीरो आएगा कि नहीं, इसमें जीरो आ रहा है कि नहीं? तो जरा ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, अगर समझ पाओ तो समझ लेना, ध्यान से समझना मत। अगर मैं इस केस की बात करूं तो क्या होगा, ध्यान से समझना। देखिए यहां की बात करता हूं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ, डीएल है इस तरफ। कौन मुझे बताएगा कितना एंगल है दोनों के बीच में?
क्या 90 है और 90 से ज्यादा है? 90 है कि 90 से ज्यादा? ज्यादा है। ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसका ई डॉट डीएल कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव। कॉस 90 होता तो जीरो आता। कॉस अगर थीटा 90 से कम होता तो पॉजिटिव आता, क्योंकि हमें पता है कि इफ थीटा इज बिटवीन 0 एंड 90, ध्यान से समझना, मैं कैलकुलेट नहीं करके दिखा रहा हूं, मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा, ऐसे ही बता दूंगा, आप ऐसे ही समझ जाओगे। और अगर 90 और 180 के बीच में होता, तो जब 0 से 90 के बीच में थीटा, थीटा किसके बीच में? एंगल ई और डीएल के बीच में, तो कॉस थीटा क्या आएगा? पॉजिटिव। और यहां आएगा कॉस थीटा नेगेटिव। बस ये चीज समझ लो, ठीक है। तो आपने यहां पे निकाला, ये है फर्स्ट, फर्स्ट इंटीग्रेशन निकाला, इंटीग्रेट नहीं किया यहाँ पे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या है? आप ई डॉट डीएल सारे डीएल्स के लिए निकाल रहे हो, तो मैं 6 ही पार्ट लूंगा, 6 पार्ट लूंगा और 6 में ही इंटीग्रेट करके 6 को ऐड करके दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, देखिए क्या होगा। अच्छा, तो ये जो फर्स्ट पार्ट है ई डॉट डीएल का, फर्स्ट पार्ट है जब आपने लिया है यहाँ पे, ये सिर्फ ये वाला निकाला है, यहाँ पे इतने पार्ट में निकाला है सिर्फ ई डॉट डीएल, तो ये कैसा आ गया? ये आया पॉजिटिव, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या हुआ होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ई इस तरफ और डीएल इस तरफ, अभी भी कितना एंगल है? ग्रेटर देन 90। ग्रेटर देन 90, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव आएगा ई डॉट डीएल, ग्रेटर देन 90 है, ठीक है, पॉजिटिव आएगा ई डॉट डीएल। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे कितना एंगल है? लगभग 90 है, जीरो आ गया। बात समझ में आई? हाँ नेगेटिव है, यस मैं वही, सर। ये सॉरी नेगेटिव है, मैं कुछ और बताना चाहता हूँ। कैसे जीरो आएगा मैं ये बताना चाहता हूँ। चाहे आप कोई भी कर्व लो, हर एक कर्व के लिए जीरो आएगा। इस केस में हर एक कर्व के लिए जीरो, चाहे आप कर्व कैसे भी लो। यहाँ देखोगे तो आपको पता चलेगा कि डीएल और ई के बीच में कितना एंगल है? 90 है, तो ये भी जीरो आया, यहाँ जीरो आया, तो इसमें जीरो आया, इसमें जीरो आया, इसमें नेगेटिव आया, इसमें नेगेटिव आया। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पे भी क्या हुआ होगा? जीरो आया, यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे नेगेटिव आया। तो आप बोलोगे कि सर या तो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसी जगह भी होंगी जहां पे पॉजिटिव भी आएगा। देखिए यहाँ पे आएगा, देखिए ऐसे, यहाँ दिख रहा है सभी को, यहाँ पॉजिटिव आएगा। यस सर। तो ओवरऑल क्या होगा? ओवरऑल क्या होगा? कुछ ई डॉट डीएल क्या आएंगे, ध्यान देना, पूरी लूप के लिए कुछ ई डॉट डीएल क्या आएंगे? पॉजिटिव आएंगे। कुछ ई डॉट डीएल नेगेटिव आएंगे, और कुछ ई डॉट डीएल कितने आ जाएंगे? जीरो। लेकिन एक चीज मैं श्योरिटी से कह सकता हूं कि जितना पॉजिटिव आएगा ई डॉट डीएल, उतना ही नेगेटिव भी आएगा। मान लीजिए पॉजिटिव आया, कुछ क्वांटिटी आई, तो उतनी ही नेगेटिव क्वांटिटी भी आ जाएगी। कुछ आया समझ में मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। तो जब आप तीनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा? 0। जीरो। ये है एक्चुअल में, ठीक है ना। मैंने इतना बड़ा, क्योंकि यार इतनी बड़ी कैलकुलेशन करने में मेरी भी हालत खराब हो जाएगी। डी डी डॉट डी, मैंने आपको बताया ना, ये निकालना मेरा काम नहीं है, ये कंप्यूटर ही कर सकता है। इतनी बड़ी कैलकुलेशन मैं नहीं कर सकता, मुझे टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ, मैं श्योरिटी के साथ ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने इस लूप के लिए निकाल के दिखाया ना, इस लूप के लिए तो साफ साफ पता चल रहा है मुझे कि ई डॉट डीएल हर एक पार्ट के लिए जीरो आ रहा है। तो अगर इसके लिए जीरो आ रहा है, तो इसके लिए भी जीरो आएगा, इसके लिए भी जीरो आएगा, क्योंकि ये जो फील्ड है ये क्या कर रही है? डाइवर्ज कर रही है। समझ में आया कि नहीं? तो मैं फिर वही बता रहा हूं, मैं यही तो बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जब भी आप सर्कुलेशन ऑफ एनी फील्ड निकालते हो,
तो आप क्या करते हो, आपके दिमाग में ना पहले से ही फील्ड के बारे में ना थोड़ी बहुत नॉलेज रहती है कि कैसा शेप दिखना चाहिए। उस शेप का आप क्या लोगे, एक कर्व ले लोगे उस शेप का। जैसे ही आपको फील्ड मतलब आप दिमाग में थोड़ा सा विजुलाइज करोगे कि फील्ड जो है कैसी दिख सकती है। अब जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमें दिख रही है कि इट हैज टू बी डाइवर्जिंग, ये डाइवर्ज कर रही है। तो मुझे कैसा कर्व लेना चाहिए ताकि मैं ई डॉट डी एल आसानी से निकाल सकूं। तो आसानी से निकाला कैसे जाएगा, ये वाला केस लेके। और ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे कि सर फिर साइंटिस्ट लोग कैसे करते हैं, क्या ऐसे ही शेप लेते हैं? नहीं, साइंटिस्ट लोग आर्बिट्री शेप लेते हैं और वो कंप्यूटर में फीड आउट कर देते हैं। दे विल कैलकुलेट, कंप्यूटर अपने आप प्रोग्राम जो है फीड आउट करके निकाल के दिखा देता है, जीरो आएगा इससे भी। बात समझ में आई? क्लियर हुआ क्या? ठीक है, तो मैं ये हटा दे रहा हूँ, ये मैं थोड़ा ढंग से ना बना के दिखा दूंगा आपको, इसी में शीट में डाल दूंगा। ये मैं लेकिन हटा दे रहा हूँ, अभी मैंने सिर्फ ऐसे ही समझा दिया है आपको, ये हटा दिया है मैंने। तो इससे पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट क्रिएटिंग क्लोज लूप, या इससे बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट सर्कुलेटिंग। ठीक है, चलिए दूसरा दूसरा केस है मैग्नेटिक फील्ड का। देखिए मैग्नेटिक फील्ड का देखिए, ये एक वायर है जिसमें करंट का है ऊपर की तरफ आ रहा है। कौन बताएगा कैसे लूप्स फॉर्म होंगे? मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिखती है? आपने बना के दिखाई थी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप खुद बना सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज लूप्स फॉर्म करेंगे और सर्कुलर लूप्स होंगी, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा। अब फिर से वही केस कि ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो मैंने आपको बना के सर दिखाई। आपने क्लॉकवाइज बना दिया है। क्लॉकवाइज बना दिया क्या? देखा नहीं सर। एंटी क्लॉकवाइज, ओके, ऊपर जा रहा है ना, चलिए। अब फिर से वही चीज कि मुझे ना सबसे पहले एक लूप लेनी पड़ेगी। अगर मैं निकालना चाहता हूँ, मैं क्या निकालना चाहता हूँ, मैं निकालना चाहता हूँ सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये अगर जीरो आ गया तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज नॉट फॉर्मिंग, इट इज नॉट सर्कुलेटिंग। और अगर ये नॉन जीरो आ जाता है तो मैं क्या बोलूंगा, इट इज सर्कुलेटिंग। ठीक है, अब सबसे पहले मुझे लूप लेनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया कि आप दो ही चीज करोगे, यही दो केसेस लोगे, ठीक है ना, इजीली हो जाता है। ई और डीएल या तो इस तरीके से लोगे कि जो फील्ड है, या दोनों लिख देता हूं, ठीक है ना, ई और बी। इस तरीके से लोगे कि फील्ड और डीएल के बीच में एंगल 90 हो, या 0 और 180 हो। कौन मुझे बताएगा यहाँ पे कैसा लेना चाहिए? देखिए जरा, मुझे बताना जरा, अगर मैं ऐसा लूं तो क्या होगा। अलग कलर में ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान देना। क्या ये सही है? देखिए जरा बताइए, क्या ये सही लिया है मैंने? यस सर। हाँ, अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको पता चलता है कि कहीं पे भी अगर आप ई और डीएल के बीच में एंगल देखोगे तो वो कितना होगा बताएगा? या तो 0 होगा या 180 होगा। देखो, अगर आपको पता है यहाँ पे अगर आप देखोगे मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है, देखिए ऐसे। और आपने यहीं पे, क्योंकि बिल्कुल मैग्नेटिक फील्ड और जो कर्व लिए वो एक तरीके से कंसेंट्रिक लिए, एक ही जगह लिए, तो डीएल भी इसी डायरेक्शन में होगा। देखिए, क्या बात आई समझ में? यस सर। उल्टा भी ले सकते थे, ऐसा नहीं है। आप बोलोगे कि सर डीएल ना उल्टा क्यों नहीं लिया आपने, उल्टा भी ले सकते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे ई बी और डीएल के बीच में एंगल कितना है, 0। 180 हो सकता था अगर डीएल आप उल्टा ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। अच्छा, आप बोलोगे सर यहाँ बताइए यहाँ क्या होगा, तो मैं बोलूंगा देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ और डीएल भी इसी तरफ।
कितना एंगल थीटा 0। कहीं पे भी देखो, कहीं पे भी देखो, ये डीएल हो गया। आवाज मत करो भाई। तो देखिए, अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको पता चलता है कि कहीं पे भी अगर आप लोगे ना, तो कहीं पे भी अगर आप देखते हो तो बी और डीएल के बीच में एंगल कितना है, 0। ठीक है ना। अब दिमाग में ये डालो कि सर आपने ऐसी क्यों ली, ऐसे ही क्यों लिए। भाई ये सबसे इजी केस था, तीनों में से देखो, यही तीन तो केस हैं, इन तीनों केस में से एक ही लेना है। ठीक है ना, या तो 90 या पैरेलल या एंटी पैरेलल। किसी और के लिए लोगे कोई भी जीरो आर्बिट्री शेप ले लिया तो फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन करोगे तब थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है बस कैलकुलेशन करने में लेकिन आंसर वही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, आंसर वही आता है। ठीक है, देखिए अब मुझे बताओ कि कितना आंसर आना चाहिए। तो देखिए क्या होगा, बी डॉट डी एल ये आप निकालना चाहते हो तो ये आएगा, देखिए कितना, ये आएगा बी डी एल कॉस 0। आया समझ में। यस सर। कॉस 0 1 होता है। अच्छा, यहां तो मैं ये निकाल भी सकता हूं, ये तो बहुत अच्छी तरीके से निकाल लूंगा। कौन मुझे बता देगा कि आर दूरी पे अगर इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और ये बहुत बड़ी वायर है, ऑब्वियस सी बात है एक बहुत बड़ी वायर है, लॉन्ग वायर, आर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 π r। याद है ये सब। यस सर। क्या क्या कॉमन आ गया इसमें से, इसमें क्या क्या कॉमन आ गया। तो आप बोलोगे कि सर म्यू नॉट कॉमन आ जाता है, आ जाएगा, 2 π कॉमन आ जाएगा। क्या आई कॉमन आएगा, आई तो करंट है वो भी कॉमन आएगा, कांस्टेंट है। और आर भी कॉमन आ जाएगा क्योंकि ये जो पूरी लूप ली है ये एक सर्कुलर लूप है जो आर दूरी पे बनी हुई है। तो मतलब इस पूरी लूप के लिए आर कांस्टेंट है। अगर ये लूप आर्बिट्री शेप के ले लेते ना, आप ऐसे शेप के ले लेते, मान लीजिए ऐसे शेप की ले लेते हैं ऐसे, तो हर एक पार्ट के लिए, हर एक डीएल के लिए आर क्या होता, अलग अलग होता, तो फिर बाहर नहीं ले जा सकता था। इसलिए मैंने ये केस लिया। इसमें क्या है, ये जो लूप है अगर आप ढंग से देखोगे तो पता चलता है इस लूप का हर एक पार्ट, डीएल पार्ट कितनी दूरी पे है, आर दूरी पे है। यानी कि आर कांस्टेंट है तो आर भी बाहर ले जा सकते हो। तो अंदर सिर्फ क्या बचा, डीएल। आया समझ में। यस सर। और डीएल का इंटीग्रेशन कौन मुझे बता देगा, 2 π r। 2 π r, साफ साफ पता है। डीएल डीएल का इंटीग्रेशन, डीएल का इंटीग्रेशन मतलब ये जो डीएल डीएल पार्ट है, जो पूरी लूप ली है, इसका डीएल आप ऐड कर रहे हो। ठीक है ना, ये सारे ऐड अप करोगे तो पूरा क्या आएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ द लूप आ जाएगा पूरा पूरा जो आपने लिया है। और क्योंकि सर्कुलर लूप है तो सर्कुलर लूप का सरकमफ्रेंस क्या होता है, 2 π r। तो 2 π r कैंसिल आउट हुआ, क्या आया, म्यू नॉट आई। आया समझ में। यस सर। क्या ये जीरो आया, नॉन जीरो आया। नॉन जीरो। सो इट इज अ नॉन जीरो। तो मैं लिख सकता हूं दिस इज सर्कुलेशन, तो सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो। ये नॉन जीरो आया, कितना आया, मी नॉट आई। अगर ये जीरो आ जाता तो मैं साफ साफ लिख देता, क्या बोलता, कि मैग्नेटिक फील्ड तो क्या करती हैं, या तो डाइवर्ज करती हैं या कन्वर्ज करती हैं, क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती। लेकिन क्योंकि बी डॉट डी एल यानी कि सर्कुलेशन मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉन जीरो आया, तो मैं क्या बोल सकता हूं, कि मैग्नेटिक फील्ड फॉर्म्स क्लोज लूप या सर्कुलेट करती है। क्या बात आई समझ में, मैंने क्या बताया तो पूरा। तो आपको ये चीज समझ लेनी है कि अ, आप हमेशा, अगर ये समझ में आ गया तो आप देखिए मैं डायरेक्टली आगे जाऊंगा और आपको एकदम जो है चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, एम्पियर सर्किट लॉ। तो साइंटिस्ट लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं कि कोई सी भी फील्ड क्लोज लूप फॉर्म करती है या
कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है, उसका शेप कैसा होता है, शेप दिखने में कैसी होगी वो, तो वो क्या करते हैं, इस टर्म्स का फाइंड आउट करते हैं, ये टर्म्स निकालते हैं सबसे पहले। इनके अलावा भी टर्म्स है, सर्कुलेशन के अलावा कर्ल ऑफ द फील्ड होता है, फिर डाइवर्जेंस ऑफ द फील्ड होता है, ठीक है ना, ये सब टर्म्स आती हैं, लेकिन ये अभी नहीं करोगे आप। अब जब इंजीनियरिंग करोगे तो इंजीनियरिंग या बीएससी करते हो, फिजिक्स में करते हो, ठीक है, या केमिस्ट्री में करते हो, तो जब भी आप फील्ड से रिलेटेड कोई चीज पढ़ोगे तो फील्ड्स में हमेशा ये टर्म्स आती हैं, ठीक है ना, मैथमेटिकल टर्म्स हैं, दीज आर मैथमेटिकल टर्म्स। तो इसलिए क्या है, यहाँ पे इंक्लूड नहीं करवाया जाता है ज्यादा, ये एम्पियर सर्किटल थ्योरम करवा दिया जाता है, 2-3 केस करवा दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप आगे चल के पढ़ोगे, फिजिक्स में और इंटरेस्ट लोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये मैथ्स और डिफिकल्ट होती जाती है, मैथ्स का बहुत ज्यादा यूज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। बट एटलीस्ट आपको इतना पार्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, आ गया समझ में। यस सर। चलिए अब मैं आगे चलता हूँ, डायरेक्टली चलता हूँ एम्पियर सर्किटल थ्योरम। अब अगर ये समझ में आ गया तो एम्पियर सर्किटल थ्योरम जो है 2 मिनट में कुछ नहीं है, मैं डिफाइन करूंगा और आप एकदम बता दोगे। एम्पियर सर्किटल थ्योरम क्या कहती है, ध्यान देना, ध्यान से समझना। एम्पियर सर्किटल थ्योरम क्या कहती है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या क्या होती है बताओ, जीरो होगी नॉन जीरो होगी, नॉन जीरो। इज नॉन जीरो डेफिनेटली। जैसे ही आपने ये देखा कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो, तो आप क्या बोलोगे, दिमाग में एकदम क्या आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, क्लोज लूप फॉर्म करती है, दे आर फॉर्मिंग क्लोज लूप। बात समझ में आई क्या। यस। एंड तो आप बोलोगे सर नॉन जीरो है तो कितना है ये बताओ, एंड इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, देखिए यहाँ देखिए बताया ना आपने, आपने अभी तो सॉल्व करके दिखाया, कितना है म्यू नॉट आई, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट passing through the surface area। ध्यान से समझना इसको, ठीक है, क्योंकि ये थ्योरम फिर से आएगी कहाँ पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आएगी, यही थ्योरम मैं करवाऊंगा। ये पूरी थ्योरम नहीं है, अभी तो आप ऐसा सोचो कि ये एक छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हो आप, एम्पियर सर्किटल थ्योरम एक छोटा सा पार्ट पढ़ रहे हो। एक्चुअल में पूरी थ्योरम जो है वो है एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल थ्योरम, ये आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, तो वहां पे मैं इसमें क्या करूंगा, थोड़ा सा चेंज करूंगा, ठीक है। तो ध्यान देना, यहाँ पे जो है मैं पूरी जो डिफाइन कर रहा हूँ उसको ढंग से समझ लेना है। द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन नॉन जीरो, और किसके इक्वल होती है, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स दी करंट passing through the surface area, current passing through surface area formed by closed loop, closed curve, बेटर ये है मैं लूप ले लूं, ठीक है, क्लोज लूप, और इसी को कई बार क्या बोलते हैं, एम्पियर्स लूप। ये कौन सी लूप थी, ये ध्यान ध्यान देना, ये जो लूप है, ये जो ली है, ये एक लूप है, और इसको कई बार क्या बोल देते हैं, एम्पियर्स लूप भी बोल देते हैं। जैसे वहां पे गॉसियन सरफेस बोल देते थे, यहाँ पे एम्पियर्स लूप बोल देते हैं, ये एक एम्पियर्स लूप है। आया समझ में कि नहीं आई, समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है, पूरा मतलब क्या है। पूरा मतलब ये है कि ये मान लो वायर है, इसमें करंट जा रहा है आई,
ऑब्वियस सी बात है, ये अपने आसपास क्या क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड करेगा कि नहीं। यस सर। और ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेंगी, सर्कुलेट करेंगी, ऊपर से देखोगे तो सर्कुलेट करोगी करेंगी। और अगर आपने एक लूप ली, ऐसी लूप देखिए, कैसी लूप ली, सर्कुलर लूप ही ली, ऊपर से देखा आपने और सर्कुलर लूप ली आपने ऐसे, ठीक है, ये सर्कुलर लूप ली, जैसे यहाँ पे ली थी ना, ऊपर से देखोगे तो बिल्कुल ऐसी लूप है ये, जैसे ऊपर से जैसे आप देख रहे हो, तो ऊपर से देखोगे तो ऐसा कुछ दिखेगा, ये पूरा चीज दिखेगी आपको ऐसे, ये पूरा को पूरा दिखने वाला है। ये पूरा दिखने वाला है, ऐसा ही दिखेगा बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एम्पियर क्या कह रहा है कि जब आप लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो वो कितना आएगा, म्यू नॉट टाइम्स दी करंट पासिंग थ्रू यहां मैंने 2 बार लिख दिया, चलिए कोई नहीं, द करंट पासिंग थ्रू एरिया फॉर्म्ड बाय क्लोज लूप। अब ये देखिए जो क्लोज लूप है इसका ये वाला एरिया देखिए, ये दिख रहा है, यस सर। इससे कितना करंट पास हो रहा है, आए ऊपर से अगर आप देखोगे ना तो कुछ ऐसा होगा, देखिए ऐसे दिखेगा, ये लूप ली, ये आपने लूप ली एम्पियर्स लूप, और इससे आपको ऐसा दिखेगा कि करंट ऊपर की तरफ आ रहा है, लेकिन किससे पास हो रहा है, लूप से पास हो रहा है क्या, नहीं लूप से पास नहीं हो रहा, इस एरिया से पास हो रहा है। बात समझ में आई क्या, हाँ सर। ठीक है। तो ये ध्यान देना, ये मैं अभी बता रहा हूं, और वहां पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस लूप से सिर्फ एक एरिया पास नहीं होता, बहुत सारे एरिया पास हो सकते हैं। जैसे देखिए ध्यान से समझना, मैं एक चीज बना के दिखाता हूं आपको, अगर आप ये चीज समझ पा रहे हो कि आपने मटका देखा होगा, मटके की जो ओपनिंग होती है ना वो सर्कुलर होती है, देखिए सभी ने। यस सर। यस सर। तो मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं कि मुझे बताओ इस लूप से पास होने वाले सरफेस एरिया कितने बना सकते हो, कितने सरफेस एरिया बन सकते हैं, तो सबसे पहला क्या बोलोगे आप, सबसे पहला बोलोगे जो सबसे बेसिक एरिया है वो है ये, आ रहा है समझ में, सबसे बेसिक एरिया तो ये है जो पास हो रहा है इस लूप से। एक और एरिया पास हो सकता है, देखिए कौन सा, ध्यान देना, ये ये भी तो पास हो रहा है, यस सर। ये कौन सा एरिया है, मटके का सरफेस एरिया, आया समझ में कि नहीं आया। यस सर। यस सर। तो किसी भी लूप से कितने सरफेस एरिया पास हो सकते हैं, ऐसे कितने सरफेस एरिया बना सकते हो, इनफाइनाइट, अलग अलग शेप के मटके बना लो, ऐसे सोचो, इनफाइनाइट एरियाज पास हो सकते हैं ऐसे। तो मैंने जब ये बनाया, ये वाला बना के दिखाया, तो ये सबसे बेसिक वाला केस बना के दिखाया, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो ये याद रखना, ये वाला पार्ट जो है ये यूज होगा कहाँ पे, ये यूज होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, ये यूज करवाऊंगा, ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये चीज समझ में आई मैंने क्या बताया, ये मैंने क्या बताया बेसिकली, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो, एम्पीयर सर्किट थ्योरम क्या कहती है, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन जीरो एंड इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू द सरफेस एरिया फॉर्म्ड बाय क्लोज लूप। ये जो क्लोज लूप बनाई है आपने, कौन सी लूप, क्लोज लूप, एम्पियर्स लूप जो आपने बनाई, उससे का जो सरफेस एरिया एरिया है, उससे जो करंट जा रहा है, उससे जो करंट पास हो रहा है, लूप से थोड़ा करंट पास हो रहा है, करंट किससे पास हो सकता है, सरफेस एरिया से पास हो सकता है, ठीक है ना, ध्यान देना, बात समझ में आई। हाँ। अब आप बोलोगे कि सर इसका प्रूफ बताओ, तो प्रूफ बताने की जरूरत नहीं है, प्रूफ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको, ये देखिए पूरा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे कुछ है नहीं, ये पूरा पूरा प्रूफ हो गया, ये पूरा प्रूफ है।
आ गया समझ में कि नहीं आया? आ गया होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि ये वाला पार्ट ना एक्चुअल में जब आपको ऊपर वाला समझ में आ गया तो ये कुछ है नहीं एक्चुअल में। ये पूरा पार्ट जो है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ ना मैंने नीचे इसको बिल्कुल नीचे इसलिए बनाया ताकि आपको समझ आ जाए पूरा पूरा। ठीक है, तो थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। लूप थोड़ी सी बड़ी ले ली है मैंने। और इसके नीचे जो है ना, बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे बिल्कुल ये देखिए, इसके नीचे जो है मैंने नीचे जो है बिल्कुल बना दिया ताकि आप कैलकुलेशन की थ्योरम जो है का जो प्रूफ है वो आप एकदम समझ सको। देखिए ठीक है, ये पूरा पूरा ये प्रूफ है। इस तरीके से आप प्रूफ बना करोगे, पूरा पूरा प्रूफ हो जाता है। आया समझ में कि नहीं आया? ये है पूरा पूरा एम्पियर सर्किटल थ्योरम, दिस इज कॉल्ड एम्पियर सर्किटल थ्योरम। और ये पूरा पूरा प्रूफ है, ये प्रूफ है। ठीक है, ये पूरा प्रूफ आपको करना होता है। ठीक है, अच्छा ठीक है। चलिए, अब एक चीज जो है मैं इसमें आपको ऐड करवा देना चाहता हूँ कि इसमें जो करंट होता है, जो करंट होता है ये बेसिकली टोटल करंट होता है। ठीक है ना, यहाँ पे तो मैंने आपको आई ही दिखाया, करंट जो है आई करंट, आई जो है वो है टोटल करंट। बट ध्यान देना, इसमें जो करंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, देखिए ये होता है पूरा पूरी थ्योरम क्या होती है, बी डॉट डी एल सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज म्यू नॉट टाइम्स डी टोटल करंट। बेसिकली टोटल करंट होता है। तो यहाँ पे ना, यहाँ पे म्यू नॉट टाइम्स दी टोटल करंट लिख देता हूँ। ठीक है, ये है बेसिकली। बात आगे समझ में कि नहीं आई? ठीक है, यस सर। म्यू नॉट टाइम्स दी टोटल करंट होता है। ठीक है, चलिए। तो कौन सा करंट अब आपके दिमाग में आएगा, विच करंट? सबसे पहला पॉइंट ध्यान देना, सबसे पहला पॉइंट क्या है, दी टोटल करंट। ध्यान से समझना इस चीज को, द टोटल करंट इज द करंट which passes through the surface area formed by the closed loop। क्लोज लूप जो आपने ली है, जो एम्पियर्स लूप ली है आपने, उससे जो पास होने वाला करंट है उसका सम है ये, ध्यान देना, उसका सम है ये बेसिकली। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक है, आई बात समझ में? तो आप बोलोगे कि सर जो बाहर वाले करंट होंगे उनका क्या है, तो वो नहीं लोगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बी डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या होता था, ई डॉट डी ए क्या होता था, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी फ्लक्स। एरिया, गॉसियन एरिया क्या होता था, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और मैंने आपको बताया था ये जो क्यू हुआ करता था ये कौन सा चार्ज हुआ करता था? टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस। हाँ, ये जो गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज आता था ये वो वाला चार्ज हुआ करता था। सेम चीज यहाँ पे है। ठीक है ना, सेम चीज है यहाँ पे। ये जो टोटल करंट है ये कौन सा करंट है? क्या ये सारा करंट लोगे? नहीं। ये कौन सा करंट है? ये वही करंट है जो सरफेस एरिया से पास हो रहा है। अब देखिए जरा मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ इसको, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको शो करके दिखाता हूँ कि आप कैसे यूज करोगे इसे एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, एग्जाम्पल है, मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ ना वायर ले लेता हूँ। देखिए ऐसे कुछ वायर दिया, देखिए चार ले लिए, चार वायर लिए। ठीक है ना, ध्यान से समझना। इसमें करंट आ रहा है आए ऊपर की तरफ,
इसमें जा रहा है 2i नीचे की तरफ, इसमें जा रहा है 4i नीचे की तरफ, और इसमें आ रहा है 5i ऊपर की तरफ। ठीक है, अब मैं कुछ लूप्स बना रहा हूँ, देखिए कुछ लूप्स बना रहा हूँ, अलग अलग कलर से शो करके दिखाऊंगा तो ढंग से समझना। ये है पहली लूप, ये दिख रही है पहली लूप सबको? यस सर। ये है पहली लूप। दूसरी लूप, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं तो ढंग से समझना कि बेसिकली मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो समझने की कोशिश करना। ठीक है, दूसरी लूप है, मान लीजिए ये है लूप 2, ये दूसरी लूप। तीसरी लूप, ये है तीसरी लूप। और ये है चौथी लूप। देखिए दिख गई सबको चारों लूप? यस सर। मैं आपसे बोल रहा हूं, मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए कि लूप 1, लूप 2, लूप 3 और लूप 4 के कर्व के अक्रॉस लाइन इंटीग्रल निकाल रहे हो आप मैग्नेटिक फील्ड का। यू आर फाइंडिंग आउट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड लूप 1, लूप 2, लूप 3 एंड लूप 4। लूप 4। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि बस ये बता दो कि किस लूप के अक्रॉस बी डॉट डीएल, बी डॉट डीएल मतलब लाइन इंटीग्रल सबसे ज्यादा आएगा। किस लूप के अराउंड मतलब किस लूप के लिए सबसे ज्यादा आएगा। तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो या डिक्रीजिंग में लगा दो, मैं इंक्रीजिंग में पूछ रहा हूं। अरेंज देम, ऐसे लिखो, अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दो। ठीक है, देखिए मैं सबसे पहले लूप 1 से स्टार्ट करता हूं, ठीक है ना, बेटर ये है लूप 1 से स्टार्ट करूं। आपको सिर्फ बी डॉट डीएल निकालना है, ठीक है ना, बी डॉट डीएल निकालना है। ठीक है, ध्यान देना, ध्यान से समझना। बी डॉट डीएल लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर लूप 1 निकाल रहा हूं। ठीक है, चलिए कौन मुझे बताएगा कितना आएगा। लूप 1 से मुझे बताओ कितना करंट पास हो रहा है। देखिए 4i जा रहा है अंदर की तरफ और i आ रहा है ऊपर की तरफ। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। बताओ कितना आंसर आया। 3i। अब फिर यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, प्रॉब्लम ये आ जाती है कि आप बोलोगे कि सर आप निकालना तो चाहते हो लेकिन आपने ये तो नहीं बताया कि इस करंट को डील कैसे किया जाए। कि मान लीजिए चार्ज में तो डील करना बहुत इजी हुआ करता था, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव में से नेगेटिव को माइनस कर दिया करते थे। अब इसमें डील कैसे करें कि एक करंट आ रहा है ऊपर की तरफ, एक करंट आ रहा है नीचे की तरफ। ठीक है ना, ये डील करना तो बड़ी मुश्किल बात हो जाएगी। तो देखिए एक चीज समझने की कोशिश करना, ठीक है, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, देखिए जब आपने ये लूप ली, ध्यान से समझना इस चीज को, करंट आ रहा है ऊपर की तरफ और इसमें जा रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, 4i आए और ये लूप आपने लिया, ये फर्स्ट लूप है। ऐसी लूप है ये, बात समझ में आ रही है? अब ध्यान से समझना इस चीज को, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ पाना इस चीज को। ठीक है, इमेजिन करो कि मैं ऊपर वाला जो करंट है, जो ऊपर वाला करंट है, जो करंट ऊपर की तरफ आ रहा है उसे पॉजिटिव लूं, और जो अंदर की तरफ जा रहा है, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं,
जो अंदर की तरफ जा रहा है उसे नेगेटिव लूं तो कैसा आंसर आएगा बी डॉट डी एल का, बताएगा कोई? नेगेटिव। इट हैज टू बी नेगेटिव। देखो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर बी डॉट डी एल कैसा आएगा, बी डॉट डी एल आएगा नेगेटिव। क्यों आया, देखिए म्यू नॉट टाइम्स दी टोटल करंट, ये है पॉजिटिव, इसको लोगे पॉजिटिव और इसको लोगे नेगेटिव, तो कितना आ गया, ये आ गया माइनस म्यू नॉट आई, ये आ जाएगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ सर। तो अब आप सोच के देखो कि ये म्यू ये नेगेटिव आया, ठीक है, दिस इज नेगेटिव। तो अब आप क्या बोलोगे कि सर ये अगर नेगेटिव है तो इट हैज टू बी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव आना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव ही आएगा जब आप इसे कैलकुलेट करोगे। तो मैं बी और डीएल के बीच में कैसा एंगल रखूं, बताएगा कोई? बी और डीएल के बीच में कितना एंगल रखूं? 180 रखूं कि 0 रखूं? या तो ऑप्टियूज रखूंगा या 180 रखूंगा। ऑब्वियस सी बात है ऑप्टियूज एंगल या नेगेटिव 180 चलेगा, ठीक है ना, जीरो एंगल नहीं चलेगा, ठीक है ना, जीरो और 0 से 90 के बीच में नहीं चलेगा। तो आप जब डीएल लोगे, ध्यान देना, जब आप डीएल लोगे, ये जो लूप लेते हो, तो आप डीएल को मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लोगे, अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ध्यान से समझना, ये जो 3i की वजह से, देखिए 4i और i, अगर आप देखते हो 4i और i, 4i ज्यादा है कंपेयर टू i, तो 4i अगर i के कंपैरिजन में ज्यादा है तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये जो लूप के अक्रॉस जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, ये कैसी आएगी बताएगा? क्लोज लूप आए, क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज फॉर्म करेगी, एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म करेगी, जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी आसपास। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज करेगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो मैक्सिमम करंट है 4i वो कहां जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, तो क्लॉकवाइज करेगी। तो आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना, आसपास जो भी नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी इस लूप के अक्रॉस, वो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस तरफ, ऐसे ऐसे आएगी, ठीक है। तो डीएल आप कैसा लोगे, तो डीएल लोगे अपोजिट डायरेक्शन में। डीएल कहाँ आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ है तो यहाँ पे डीएल क्या आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। ये आपको चेक करना पड़ेगा, ये लेना पड़ेगा इस तरीके से, अदरवाइज क्या होगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव का यहाँ पे अंतर आता है और कुछ नहीं है, ठीक है। क्या बात आई समझ में, मैंने क्या बोला? यस। तो अब देखिए ध्यान से समझना, ये आया माइनस म्यू नॉट 3i। आप बस इतना लेके चलो, ये सोच के चलो कि मैं अंदर वाला करंट जो है वो ले रहा हूं पॉजिटिव और बाहर वाला करंट ले रहा हूं नेगेटिव, ठीक है। तो आंसर आया माइनस 3 म्यू नॉट आई, ठीक है, लूप 1 के लिए। लूप 2 के लिए बताओ क्या होगा? लूप 2 देखो, लूप 2 कौन सी है, हरी वाली, देखो जरा, दिख रहा है सभी को? अब मुझे बताओ जरा यस सर। इसमें कि इसमें कितना करंट ऊपर आ रहा है, कितना करंट नीचे आ रहा है? 5i आ रहा है ऊपर की तरफ, 4i नीचे जा रहा है, दिख रहा है सभी को? यस सर। क्या आंसर आना चाहिए? 1i ऊपर की तरफ। हाँ, 5i माइनस 4i टाइम्स म्यू नॉट, तो कितना आ गया, आई म्यू नॉट। ये दूसरे लूप के लिए आ गया, ठीक है। तीसरे लूप के लिए देखो, तीसरे लूप के लिए 5i ऊपर की तरफ आ रहा है, 6i नीचे की तरफ जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड छोड़ दो, मैं तो बी डॉट डीएल निकाल रहा हूँ बस, ठीक है ना, बी डॉट डीएल निकाल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। बी डॉट डीएल बताओ बस आप, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बस और कुछ नहीं। क्या आंसर है? 1i अंदर की तरफ।
1 आई अंदर की तरफ, यानी कि माइनस म्यू नॉट आई आएगा, तो ये आएगा म्यू नॉट टाइम्स -6i + 5i, माइनस म्यू नॉट आई। ठीक है, एंड सबसे लास्ट लूप 4। अब लूप 4 जो है वो पिंक कलर का है, तो अगर आप देखोगे तो उसमें सारी की सारी वायर इंक्लूड होगी। कितना है आंसर? 0। 0। ठीक है, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो म्यू नॉट टाइम्स 5i + i माइनस 2i - 4i, 0 आ जाता है। अब आप मुझे बताओ कि अगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओगे तो क्या होगा? क्या आएगा आंसर? आप सिर्फ मैग्नीट्यूड देखोगे और कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज देखो बस, और कुछ नहीं करना है। ये पॉजिटिव नेगेटिव का झंझट मत पालो। ठीक है, बताओ जरा क्या होगा? फर्स्ट लूप का सब। देखिए, अगर आप ढंग से देखते हो तो आपको पता चलता है कि 3 म्यू नॉट आई ये सबसे ज्यादा है, इन दोनों का इक्वल आ रहा है। आप सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे और कुछ नहीं करोगे। ठीक है ना, मैं सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड वाइज देखने को बोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि सर्कुलेशन मतलब सर्कुलेट कर रही है कि नहीं। अगर दो का सर्कुलेशन इक्वल आता है बट साइन अपोजिट है, तो बस आप ये बोलोगे कि एक की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, क्लॉकवाइज है, एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। उस और कुछ लेना देना नहीं है, आप तो बस मुझे मैग्नीट्यूड वाइज बताओ, मैग्नीट्यूड वाइज बस आप मुझे बता दो, क्या बोलोगे आप? सबसे पहले क्या आएगा? लूप 4 आया समझ में? यस सर। उससे ज्यादा किसका आएगा? लूप 3, लूप 2। लूप 3 एंड लूप 2। लूप 3 और लूप 2 का सेम है मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है ना, और हमें मैग्नीट्यूड से ही मतलब होता है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पे जब बी डॉट डीएल आप निकालोगे तो बी इस तरफ लिया और डीएल इस तरफ लिया, तो यहाँ पे एक नेगेटिव आएगा जो नेगेटिव नेगेटिव उड़ा देगा। ठीक है ना, समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, यस सर। यहाँ पे जब मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखूंगा, ये जो बी डॉट डीएल निकालूंगा, तो बी डॉट डीएल देखिए ऐसे निकलेगा, ये बी आएगा और डीएल अपोजिट डायरेक्शन में, इन सच ए वे दोनों के बीच में कितना एंगल है 180, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन होगा और ये नेगेटिव साइन को उड़ा देगा। ठीक है ना, बस इसका मतलब ये होता है कि जब सर्कुलेशन आता है पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या है कि आपने डीएल जो लिया है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में लिया है। ठीक है ना, और जब नेगेटिव पॉजिटिव आता, सॉरी, अगर नेगेटिव आता है बी डॉट डीएल, तो इसका मतलब आपने बी और डीएल की डायरेक्शन क्या ली है, एंटी पैरेलल 180 या ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। ठीक है ना, और अगर बी डॉट डीएल पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या है, बी और डीएल के बीच में आपने कितना एंगल रखा हुआ है, 0 या एक्यूट एंगल, बेसिकली इसका मतलब है। ठीक है, बात समझ में आई? और सबसे लास्ट लूप 1, तो ये मैग्नीट्यूड वाइज इस तरीके से अरेंज इन मैग्नीट्यूड वाइज। ठीक है, तो इससे एक चीज पता चली कि वही करंट लेते हो जो लूप के अंदर है। जैसे लूप 1 के लिए 2i और 5i का मतलब नहीं है, 2i और 5i का मतलब नहीं है। ठीक है ना, मेरे लिए, क्योंकि वो लूप के अंदर है ही नहीं। लेकिन अगर आप लूप बड़ी ले लोगे इन सच ए वे कि चारों के चारों वायर उसके अंदर आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है फिर क्या आंसर आएगा, फिर क्या आएगा, म्यू नॉट टाइम्स दी टोटल करंट आ जाएगा। बात समझ में आई क्या?
यस सर। दूसरा, द मैग्नेटिक फील्ड इन द सर्कुलेशन, या ऐसा लिखता हूं, द मैग्नेटिक फील्ड इन लाइन इंटीग्रल इज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, या बेटर ये है, इज द मैग्नेटिक फील्ड इन द लाइन इंटीग्रल। ये जो लाइन इंटीग्रल था, इसमें जो बी है, ये किसकी वजह से है? तो ये सिर्फ अंदर वाले वायर की वजह से नहीं है, ये बाहर वाले वायर की वजह से भी है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि ई डॉट डी ए में बताया था। ई डॉट डी ए में क्या हुआ करता था? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट हुआ करता था। ये क्यू हुआ करता था इनसाइड चार्ज, बट वहां मैंने बताया था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करती थी, ये ड्यू टू बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड चार्ज हुआ करती थी। बात समझ में आई? यस सर। यहां पे भी बिल्कुल वैसा ही है। बी डॉट डी एल था म्यू नॉट टाइम्स दी टोटल करंट। तो ये जो टोटल करंट था, ये कौन सा करंट है? ये बेसिकली कौन सा करंट है जो लूप से पास हो रहा है? लूप में, लूप से जो सरफेस एरिया है, लूप का जो सरफेस एरिया है, उससे जो पास हो रहा है। अगर इसी से कंपेयर करूं तो यस, आया समझ में मैंने क्या बोला? यस सर। So the magnetic field in line integral is due to both loops, not both loops, both wire, both wire, inside and outside. मेरे कहने का मतलब ये था, यहां से एक्सप्लेन कर रहा हूं, E डॉट डी एल इज नॉट E डॉट डी एल, E डॉट डी ए क्या था? Q बाय एप्सिलॉन नॉट था। मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था कि Q जो होता है वो होता है चार्ज इनसाइड दी गॉसियन सरफेस। ये बताया था कि नहीं? बताया यस था। सर। लेकिन ये जो E था, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आती थी बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड चार्ज की वजह से। अंदर वाले चार्ज और बाहर वाले चार्ज दोनों की वजह से लेनी पड़ती थी। वहां मैंने आपको समझाया था अच्छी तरीके से। यहां भी समझा सकता हूं, लेकिन मतलब नहीं है, क्योंकि आपको जब मैंने बता रहा हूं ना, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वही चीज है एक्चुअली। जब आप खुद सोच के बताओ ना, खुद सोच के बताओ, जब आप इस लूप के अक्रॉस निकालोगे, यहाँ पे लोगे, तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, वो किसकी वजह से आएगी? चारों वायर की वजह से आएगी ना, चाहे वो अंदर वाले हो या बाहर वाले हो, है ना? तो ऑब्वियस सी बात है, ये पॉइंट है, सीधी सी बात है। तो मैं यही लिखवा रहा था, द मैग्नेटिक फील्ड इन द लाइन इंटीग्रल इज ड्यू टू बोथ वायर, हर एक वायर की वजह से, चाहे वो बाहर वाला हो या अंदर वाला हो। इसमें एक पॉइंट और है, लेकिन वो एक पॉइंट मैं यहां नहीं करवाऊंगा, जब मैं आपको मैग्नेटिक मटेरियल बताऊंगा उस समय करवाऊंगा, ठीक है? उसमें ज्यादा क्लियर हो पाएगा। आ गया समझ में कि नहीं आया, मुझे बताओ जरा सबको। यस सर। अब इसके कुछ केसेस हैं, जैसे सबसे पहला जो है, इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, ऐसा नहीं है, काफी क्वेश्चंस करवाऊंगा, लेकिन पहले मैं इसके डेरिवेशंस करवा देता हूँ, क्योंकि डेरिवेशंस बहुत, और डेरिवेशन समझ में आ जाएंगे, तो ढंग से देखना जरा। सबसे पहला डेरिवेशन है, कौन सा? ध्यान से समझना।
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड एंड hollow cylindrical वायर कैरिंग करंट। बेटर ये मैं लिखूं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू infinite solid and hollow cylindrical wire carrying current। अच्छा, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने वो किया था, क्या बोलते हैं, गॉस लॉ को जो है, गॉस थ्योरम को यूज किया था टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द spherical surface, charged spherical surface, yes, चार्ज स्फेयर। याद है किसी को? कंडक्टिंग स्फेयर, नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, तो उसमें भी 2 केस करवाए थे, हॉलो एंड सिलेंडर। ये बिल्कुल Yes, वैसा ही sir. है, ये बिल्कुल वैसा ही है। वहां पे मैंने आपको बताया था, केसेस बताए थे कि जो गॉस थ्योरम है, वो गॉस थ्योरम जो है यूज की जा सकती है टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सर्टेन केसेस। तो वो केसेस क्या थे? एक था वो क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट चार्ज वायर की वजह से। फाइनाइट चार्ज के लिए मैंने आपको बताया था, फाइनाइट चार्ज वायर के लिए आप गॉस थ्योरम नहीं यूज कर सकते, लेकिन इनफाइनाइट चार्ज वायर के लिए आप यूज कर सकते हो, क्योंकि इनफाइनाइट चार्ज वायर की वजह से एक बहुत अच्छी चीज पता चलती है। इनफाइनाइट चार्ज वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी? रेडियली आउटवर्ड जा रही होगी, चाहे कहीं पे भी आप देख लो। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? यस सर। सेम चीज यहाँ पे है कि क्या एम्पियर एम्पियर सर्किटल थ्योरम को यूज किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। इट कैन बी यूज टू फाइंड आउट दी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सॉलिड और होलो सिलेंड्रिकल वायर, लेकिन इनफाइनाइट के लिए यूज की जा सकती है, ध्यान देना। फाइनाइट के लिए यूज नहीं कर पाओगे आप, ठीक है? तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है? चलिए, तो अब इसमें भी ना 2 केसेस है, उनसे याद करना। जैसे इसको इधर लगा देता हूं, देखिए जरा, यहाँ पे एक एक चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ। आई क्या है? यहाँ पे आई है करंट फ्लोइंग थ्रू दी वायर। आई यहाँ पे करंट फ्लोइंग थ्रू दी वायर है। और आर क्या है? आर है रेडियस ऑफ दी वायर। आर है रेडियस ऑफ दी वायर। और स्मॉल आर क्या हुआ करता था? स्मॉल आर हुआ करता था डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम दी, वहां पे हुआ करता था डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम दी सेंटर ऑफ स्फीयर। यहाँ पे क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ दिस सिलेंडर या वायर। ये मोटी वायर है, आप ऐसे सोचो, ये काफी मोटी वायर है। अच्छा, आपने ना ऑलरेडी आप बता सकते हो कि इनफाइनाइट वायर के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो कितनी आया करती थी? अगर एक इनफाइनाइट वायर लोगे तो उसके बाहर कितनी हुआ करती थी मैग्नेटिक फील्ड? आर दूरी पे बताएगा कोई कितना था आंसर? यू नॉट आई अपॉन 2r। बहुत बढ़िया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, नॉट 2r, 2 पाई आर। यस। क्या वैसी आनी चाहिए? यस, वैसी आनी चाहिए। लेकिन ध्यान देना, ये केस कौन सा है? ये केस है बाहर वाला। जब वायर के बाहर आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हो तो ये बाहर वाला है। लेकिन आपने ये नहीं बोला, आपने ये नहीं पूछा होगा कि सर वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होती है कि नहीं। ये बिल्कुल वैसा ही है कि स्फेयर के बाहर तो समझ में आता है कि स्फेयर के बाहर मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन स्फेयर के अंदर होती है कि नहीं? होती थी। कौन से केस के लिए हुआ करती थी? कंडक्टिंग स्फेयर के लिए तो नहीं होती थी। कंडक्टिंग स्फेयर के तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर हुआ करती थी, लेकिन जो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर थे उसमें हुआ करती थी, अगर आपको याद होगा। आया समझ में? यस सर। सेम चीज यहाँ पे है, सेम चीज यहाँ पे है। अगर होलो स्फेयर लोगे तो होलो स्फेयर में क्या होता है? सारा का सारा करंट किससे पास होगा? अगर मान लीजिए अंदर मटेरियल ही नहीं है, इमेजिन करो कि आपका स्फेयर ऐसा है, देखिए
ध्यान से समझना। आपका जो वायर है वो कहीं से भी आप काटते हो तो वो ऐसे शेप का दिखाई दे रहा है आपको। मतलब वायर ना सिर्फ इतना है, ये है वायर, अंदर कुछ है ही नहीं, मटेरियल ही नहीं है अंदर। तो मुझे बताओ करंट किससे जाएगा, अंदर से जाएगा कि पेरिफेरी से जाएगा? करंट तो यहां से जाएगा ना, इतने इतने वाले पार्ट से। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यस सर। करंट अंदर से नहीं जा सकता, तो अंदर क्या है, अंदर तो वैक्यूम है, कुछ भी नहीं है अंदर, अंदर से तो करंट ही नहीं जा रहा। तो अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं करती, जीरो। ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं है, प्रूव करा के दिखाऊंगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही केस है जैसा आपने कौन सा केस किया था, ये बिल्कुल सिमिलर केस होगा कंडक्टिंग स्फेयर जैसा। कंडक्टिंग स्फेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती है जीरो, जैसे ही आप चार्ज देते हो सरफेस पे आ जाता है, याद है सभी को? यस सर। हाँ, अंदर, और कब तक आता है, जब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ना हो जाए, जीरो ना हो जाए। सो ये और ये हॉलोस्फेयर, हॉलो सिलेंड्रिकल वायर कैरिंग करंट एंड कंडक्टिंग स्फेयर, ये दोनों सेम केसेस हैं, ध्यान देना। होलोस्फेयर के अंदर, होलोस्फेयर के अंदर, क्योंकि होलोस्फेयर के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं कर सकता। करंट किससे फ्लो करेगा, जहां पे मटेरियल उसे मिलेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए आप जगह दोगे। अंदर तो वैक्यूम है, तो बी अंदर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, नॉट नॉन जीरो, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये मैं करके दिखाऊंगा, आप समझने की कोशिश करो, बिल्कुल रिजेंबल करता है, ठीक है ना। चलिए, अब यहां पे फिर से वही दो केस आते हैं। कौन कौन से केस हैं? सबसे पहला केस होगा इनसाइड दी सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर। अच्छा, सिलेंडर के अंदर कब रहोगे आप, ध्यान देना। अंदर रहने की कंडीशन क्या हुआ करती थी, ये हुआ करता था, ये है आपका रेडियस ऑफ सिलेंडर, और आप फाइंड आउट करना चाहते हो यहां पे, ध्यान देना, यहां पे फाइंड आउट करना चाहते हो। तो बेसिकली आप कहां पे हो, इनसाइड द सिलेंडर हो। तो इनसाइड द सिलेंडर की कंडीशन क्या है, स्मॉल आर, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर, ये कैसा हो, आर से कम हो। ये चीज समझ में आ गई सभी को? यस सर। तो ये इनसाइड द सिलेंडर की कंडीशन है, ठीक है ना, अंदर रहने की कंडीशन है, ठीक है। फिर दूसरी, आउटसाइड, दूसरी कंडीशन है आउटसाइड। दूसरी कंडीशन है आउटसाइड द सिलेंडर। आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड द सिलेंडर की कंडीशन क्या होगी, स्मॉल आर क्या होगा, कैपिटल ग्रेटर देन कैपिटल आर। आया समझ में कि नहीं आया? हाँ सर। तो सबसे पहले ना हम इजियर केस से स्टार्ट करते हैं, आउटसाइड द सिलेंडर से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि बाहर क्या होगा। बाहर तो बिल्कुल वैसा ही केस है जैसा हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर जैसा आंसर आना चाहिए। अच्छा, अब एक चीज आप मुझे बताओ कि ये एक वायर है जिसमें, ये जो एक वायर है, ये वायर है, ध्यान देना, इसमें ऐसे पूरे सरफेस एरिया से, पूरे सरफेस एरिया से कितना करंट पास हो रहा है, आई। आ जा रहा है, पूरे सरफेस एरिया से पास होगा, क्योंकि क्योंकि ये कैसा स्फेयर है, कैसा सिलेंडर है, ये सॉलिड सिलेंडर है, ये हॉलो नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहला केस जो मैं करवा रहा हूं वो है सॉलिड सिलेंडर का, ठीक है ना। ये सबसे पहला केस है सॉलिड सिलेंडर का, ध्यान देना। सबसे पहला केस है सॉलिड सिलेंडर का। तो जो करंट जा रहा होगा ना, इसको पूरी जगह मिल रही होगी, ठीक है ना। ये अंदर से भी जा सकता है और पेरिफेरी से भी जा सकता है,
तो पूरे से जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे दिखा पाऊंगा तो वो कुछ ऐसा है, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये करंट है, ध्यान देना ये करंट है। आया समझ में? यस सर। कौन मुझे बताएगा, अगर ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट वायर है और इसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए? अगर आप सिंपल भी देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होनी चाहिए? लूप्स फॉर्म करेगी वो। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, देखिए हर जगह पे। ये आप बिना कुछ कोई इंफॉर्मेशन नहीं भी दी जाएगी ना आपको, तो ये आप बता सकते हो। ऐसे फाइल ऊपर से देख रहे हो, ठीक है ना, आप ऊपर से देख रहे हो, कहने का मतलब ये है आप ऊपर से देख रहे हो, ऐसे इस तरीके से। ठीक है। अब मैंने एक चीज सोची, मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आर दूरी पे, ये जो स्मॉल आर है, ये एक पॉइंट है जो सिलेंडर से बाहर है, ठीक है ना। सिलेंडर से बाहर है, यहां फाइंड आउट करनी है। तो मैंने एक चीज सोची, क्यों ना मैं यहीं पे क्या बनाऊं, एक एक एम्पियर्स लूप बना लूं, आर रेडियस की एक एम्पियर्स लूप बना लूं। तो एम्पियर्स लूप के छोटे छोटे पार्ट हो गए, जो ग्रीन मैंने बनाए हैं ना, ये छोटे छोटे पार्ट है। क्या बात आ रही है समझ में, क्या बोल रहा हूं मैं? यस, समझ में आया? यस सर। बताइए कितना एंगल है दोनों के बीच में? 0। जीरो, हर जगह पे। ये बिल्कुल वैसा ही केस है, कुछ नया केस नहीं है, अभी मैंने जो करके दिखाया था। तो अगर मैं लाइन इंटीग्रल निकालूं, देखिए बी डॉट डी एल, ये निकालूं तो ये कितना आएगा? कितना था ये? म्यू नॉट टाइम्स दी टोटल करंट पासिंग थ्रू दी लूप। अब मुझे बताओ, इस पूरी लूप से, ये जो ग्रीन है, ये जो ग्रीन कलर की लूप बनाई है, इससे कितना करंट पास हो रहा है? कितना करंट पास हो रहा है? आए, देखिए अगर आप ढंग से देखोगे, इस पूरी लूप का कोई भी, अगर इस लूप का अगर आप सरफेस एरिया ले लो, पूरा पूरा, ये पूरा सरफेस एरिया ले लो ऐसे, इससे कितना करंट पास हो रहा है? इससे आई करंट पास हो रहा है। आई करंट ऊपर की तरफ आ रहा है इसमें, ठीक है ना। तो मैं सीधा लिख सकता हूं कि बी डॉट डी एल क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी एल अलोंग दी एम्पियर्स लूप, वो होगा म्यू नॉट टाइम्स दी टोटल करंट पासिंग थ्रू इट। अब टोटल करंट कितना पास हो रहा है? आई, ऊपर की तरफ आ रहा है। अब बी डॉट डीएल कितना होगा? तो बी डॉट डीएल होगा, ध्यान देना, बी डॉट डीएल होगा बी डी एल कॉस जीरो। समझ में आए? हर जगह पे अगर आप देखोगे बी डॉट डीएल कहीं पे भी आप निकाल लो, तो बी और डीएल के बीच में कितना एंगल है? जीरो। हर जगह पे जीरो है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने कॉस जीरो ले लिया, इसी में ले लिया, क्योंकि जब मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो इसका मतलब ऐड कर रहा हूं, और ऐड कर रहा हूं तो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, बी डी एल, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल, हर किसी के लिए कितना एंगल है? जीरो, ठीक है ना। बी और डीएल के बीच में कितना एंगल है? आर पैरेलल टू ईच अदर। तो बचा क्या? बी डी एल। अब बी ना मैं बाहर ले सकता हूं, कौन बताएगा क्यों ले सकता हूं? सेम है सर हर जगह। कैसे पता चला? वहां कैसे पता चलता था?
कैसे पता चलता था? वहां पे एक तरीका बताया था, मैंने आपको बताया था, सिमेट्री से पता चलता था कि नहीं? यहाँ पे भी सिमेट्री से पता चल रहा है। अरे भाई वायर कैसा है, वायर का ये जो वायर है ना, जो बनाया मैंने, ये जो वायर है, ये एक इनफाइनाइट वायर का एक छोटा सा पार्ट है। वायर तो इनफाइनाइट है, तो अगर आप ये कहीं पे भी बनाओ, ये जो मैंने शेप बनाया, ये सर मैग्नेटिक फील्ड का, मान लीजिए यहाँ बनाया है ऐसे, तो आप कहीं पे भी बनाओ, केस तो यही रहेगा, बी वहां पे भी सेम रहेगा, डीएल वहीं पे भी सेम, और दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। तो ये है इसलिए क्योंकि देर इज ए सिमेट्री, सिमेट्री है, ड्यू टू सिमेट्री, या लिख सकते हो ड्यू टू सिलेंड्रिकल सिमेट्री। तो बी बाहर ले लेता हूं, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो सकता है? इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या हो जाएगा? डीएल का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा? डीएल डीएल एड अप होते जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? क्या 2 होगा? पाई आर। 2 पाई आर। और 2 पाई आर क्या है? बेसिकली 2 पाई आर है सरकमफ्रेंस ऑफ एम्पियर लूप, एम्पियर लूप का ये सरकमफ्रेंस हो जाएगा, दैट इज 2 पाई आर। तो बी आपका आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आ गया समझ में कि नहीं आया? इस तरीके से करना पड़ेगा आपको, ऐसे ही नहीं कर देना है, ठीक है ना? ये पूरा लिखना पड़ता है कि इंटीग्रेशन ऑफ डीएल इज 2 पाई आर विच इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ एम्पियर्स लूप। बी क्यों बाहर ले जा सकता हूँ? बी इसलिए बाहर ले जा सकता हूँ ड्यू टू सिलेंड्रिकल सिमेट्री। आ गया समझ में कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो बाहर, वायर के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है आउटसाइड, ध्यान देना, आउटसाइड द मैग्नेट, आउटसाइड द सिलेंड्रिकल वायर, वो मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई 2 पाई आर। और इससे पता चलता है आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे बाहर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? घटती जाएगी। जैसे जैसे आप वायर से दूर होते जाओगे मैग्नेटिक फील्ड घटती जाएगी, लेकिन घटेगी कैसे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। बात समझ में आई? यस सर। ये बाहर का केस है, ठीक है। अच्छा, अब और सोचो, अगर मैं आपसे बोलूं एट दी सरफेस क्या होगा, तो क्या आंसर होगा? सोचो, सरफेस का मतलब क्या होगा? स्मॉल आर क्या हो गया? कैपिटल आर के इक्वल। तो सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी कितनी आएगी? कैपिटल आर। हाँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। आ गया समझ में कि नहीं आया यहां तक? यस सर। चलिए ठीक है, आज के लिए ना इतना ही काफी है, और इनसाइड वाला जो है मैं अगली बार बताऊंगा, ठीक है। आज जो है इंपॉर्टेंट चीज थी ये, बेसिकली बताने के लिए ये था इंपॉर्टेंट, ये समझने वाला था एक्चुअली। ये सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से आप कैसे समझोगे क्या? एम्पियर सर्किटल थ्योरम। अगर सर्कुलेशन समझ में आ गया है तो एम्पियर सर्किटल थ्योरम में फिर कुछ बचता है नहीं एक्चुअली, ठीक है ना। और हर बार जो है मैं अभी यही निकालता रहूंगा, मैं सर्कुलेशन ही निकालता जाऊंगा, सर्कुलेशन ही निकालता जाऊंगा, और उसी से प्रूव करता जाऊंगा, ठीक है। सो नेक्स्ट केस में, नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा एम्पियर सर्किटल थ्योरम, इसकी 2-3 डेरिवेशंस करवा दूंगा और न्यूमेरिकल्स फिर देखेंगे, ठीक है। सर ये चैप्टर और कितना बाकी है अभी 3-4 क्लासेस लगेंगे, दोनों ही हो गए ना फिर इसमें, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और मैग्नेटिज्म दोनों ही एक साथ करवा रहा हूँ। वैसे ये दोनों एक साथ ही करवाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए है? ओके। ठीक है, 4-5 बजे, 5 बजे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यस।